जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपके लिए वीडियो प्रैक्टिस सेट जो कि हम इस सीरीज में कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, कामायनी का संधि विच्छेद कीजिए। काम प्लस आयनी, कामे प्लस आयनी, कामय प्लस अनि या काम प्लस आयनी। तो कामायनी का शुद्ध संधि विच्छेद होगा कामे प्लस अनि, क्योंकि बेटू जो संधि है, अयादी संधि की अगर हम बात करते हैं तो अयादी संधि में जो हमारा नियम है तो वो क्या कहता है कि यदि किसका, बड़ी ए, अगर बड़ी ए जिसे हम अय कहते हैं, अय का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो जो अय है ना बेटू वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा आपका आय में। तो अब बच्चे आय में बदला, यानी माँ से क्या हुआ, अय की मात्रा बाहर आई। अय की मात्रा बाहर आते ही अय हमारा आय में बदला, का आधा बचा। तो का को मात्रा किसने दी, का को मात्रा दी आ ने, और जो आधा य था आधे या को मात्रा दी अ ने। तो हमारा शब्द क्या बना, हमारा शब्द बना कामायनी। तो कामायनी का संधि विच्छेद क्या होगा, कामे प्लस अनि, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न में से वर्गीय व्यंजन होते हैं। यानी कि प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को, अंत्यस्थ व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन को या संयुक्त व्यंजन को। तो आपका पहला आंसर सही है। पहला आंसर क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25, 25। और इन्हीं 25 व्यंजनों को क्योंकि 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन का एक और नाम होता है, और वो क्या होता है, वो होता है हमारा वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं, 4। और संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, 4। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए, स्पर्श व्यंजन। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिगंत का संधि विच्छेद कीजिए। दिग प्लस अंत, दिक प्लस अंत, दे प्लस गंत या दिग प्लस अंत। तो बेटा हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि व्यंजन संधि में हम पढ़ते हैं कि यदि वर्ग का पहला मूल व्यंजन वर्ण किसी स्वर से संधि करता है तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो स्पर्श व्यंजन के का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, क ख ग। तो बच्चे का किस में बदला, ग में। और का कैसा है, मूल रूप से यानी आधा है। तो ये जो छोटी अंग है जो बेसिकली अयोग वहा वर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ लेखन की दृष्टि से ये स्वर है, तो ये अपनी मात्रा का को दे देगा और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा दिगंत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिगंत का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक प्लस अंत। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा का क्षेत्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है। उपभाषा, विभाषा, बोली, उपबोली। तो बच्चे देखिए, उपभाषा तो भाषा को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। विभाषा अलग अलग भाषाएं, अलग अलग उपभाषाओं की अलग अलग बोलियों को मिलाकर जहां में साहित्य ज्यादा मिलता है उन्हें हम कहते हैं विभाषा। लेकिन भाषा का क्षेत्रीय रूपांतरण जो है ना, भाषा का क्षेत्रीय रूपांतरण कहलाता है बोली, और ये सीमित क्षेत्र में होता है उपभाषा और भाषा की अपेक्षा। और बोली का भी छोटा रूप होता है उपबोली। तो हमारा आंसर होगा बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूपांतरण क्या होता है, बोली। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी देश की है। तो भाई हिंदी देश की क्या है, राष्ट्रभाषा, उपभाषा, राजभाषा या सभी। तो भाई देखिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा के जो भी मानक होते हैं वो हिंदी पूरा करती है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के कारण या कुछ सामाजिक कारणों के कारण आज तक हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि मिली नहीं है, राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला ही नहीं है। लेकिन
14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया था। उपभाषा तो नहीं है क्योंकि हिंदी की ही उपभाषाएं 5 हैं और सभी तो आंसर हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, चलिए बेटे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्न में से भिन्न है, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शनों में जो सबसे अलग है आपको वो बताना है। राघव, पांडव, गुरुत्व, मानव। तो देखो, इसमें जो भिन्नता हमें ढूंढनी है वो प्रत्यय के आधार पर ढूंढनी है। प्रत्यय के आधार पर जब रघु में आ प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना राघव, जब पांडु में आ प्रत्यय जुड़ा तो बना पांडव, और जब मनु में आ प्रत्यय जुड़ा तो बना हमारा क्या, मानव। यानी इन तीनों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आ, लेकिन गुरु में जब त्व प्रत्यय जुड़ा तब बना हमारा गुरुत्व। यानी कि प्रत्यय की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमारा प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्व। एक तो प्रत्यय की दृष्टि से भी तो है, यानी जो प्रत्यय जुड़ा है उस दृष्टि से भी, दूसरा राघव, पांडव, मानव ये तीनों वंशज का बोध कराते हैं जबकि गुरुत्व वंशज का बोध नहीं कराता। तो वंशज प्रत्यय के आधार पर भी ये हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, गुरुत्व। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि नि उपसर्ग नहीं है। नि उपसर्ग किसमें नहीं है, देखते हैं। तो नि उपसर्ग न्यास में, निडर में, निषेध में या निरपराध में। तो बच्चे देखिए, निधन आस क्या हो जाएगा, न्यास, यड़ संधि है इसमें है। डर में भी क्या लगा हुआ है, नि उपसर्ग। और शेद इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी क्योंकि ने का मेल किससे हो रहा है, ने का मेल हो रहा है शेद से। तो जब किसी स्वर का मेल तद्भव सा से होता है तो वो तत्सम सा में बदल जाता है। तो इसमें भी क्या लगा हुआ है, नि उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन अपराध में लगा है नेह। क्या लगा है, नेह, या इसी को हम कह सकते हैं निर। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ने उपसर्ग किसमें नहीं है, तो ने उपसर्ग हमारे ऑप्शन डी में नहीं है क्योंकि डी में ने नहीं निर उपसर्ग लगा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि गिरजा में समास है। तो भाई गिरजा में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो भाई गिर धन जा, गिर में क्या लगा हुआ है, गिर में लगा है जा प्रत्यय, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली अर्थात पुत्री। तो गिर यानी पर्वत की पुत्री कौन है, तो पर्वत यानी हिमालय की पुत्री मानी जाती है पार्वती जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि, क्योंकि ना तो गिर का महत्व रहा और ना ही महत्व रहा पुत्री का, बल्कि तीसरा पद प्रधान हो गया। तो हमारा समास कौन सा होगा, हमारा समास होगा बहुब्रीहि समास। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा। आधुनिक काल को गद्य काल डॉक्टर नगेंद्र ने, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं कहा। आचार्य शुक्ल जी ने, बिल्कुल। आदि काल को गद्य काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ना कि डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र ने, क्योंकि दोहरे नामकरण का श्रेय आचार्य शुक्ल जी को ही जाता है। शुक्ल जी ने ही हिंदी के चारों कालों का दोहरा नामकरण यानी दो दो नाम रखे थे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि उस श्रृंखल का संधि विच्छेद होगा। उच्च प्लस श्रृंखल, उत्त प्लस श्रृंखल, उत्त प्लस श्रृंखल या सभी। तो देखो हमारा आंसर क्या होगा बेटू, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जब ता की संधि किससे होती है, ता की संधि होती है आगत सा से, तो वो किस में बदलता है, वो बदलता है आधे छ में। आधे से हुई है तो आधे में बदलेगा, पूरे से हुई है तो पूरे में बदलेगा। तो हमारा आंसर ये होगा शुद्ध, ना कि ये, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आगत सा के साथ साथ रा भी मिला हुआ है और तब जाकर के लगी है उस पर रे की मात्रा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड वाला।
तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 11 व क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सकर्मक और अकर्मक निम्न में से कौन से वाच्य होते हैं। यानी कि प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन से वाच्य के वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या सभी। तो बच्चे देखो, जो कर्मवाच्य है यदि वो अकर्मक होगा तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कर्म की प्रधानता है। भाववाच्य अधिकांशतः हमारे अकर्मक होते हैं, जबकि कर्मवाच्य हमारे 100% सकर्मक होते हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि सकर्मक और अकर्मक दोनों वाक्य कौन से वाच्य में आते हैं। तो भाई दोनों होते हैं आपके कर्तवाच्य में, यानी कर्ता की प्रधानता जिसमें बताई जाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब क्रिया किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है तब वहां कर्तवाच्य होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक अव्यय का भेद नहीं है। व्याधिकरण, तो भाई आंसर तो हमें सबसे पहले ही मिल गया, क्योंकि व्याधिकरण जो हमारा होता है वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय का भेद, जबकि विवस्था बोधक, हर्ष सूचक और आशीर्वाद बोधक ये सभी विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के 11 भेद माने जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि प्रेमचंद ने लगभग कहानियां लिखी। 150 बिल्कुल नहीं, 300 बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी और इन्हें कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट की भी उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न मुंशी प्रेमचंद से ही रिलेटेड है, उन्हीं से संबंधित है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। बूढ़ी काकी, द ओल्ड लेडी, ये तो बिल्कुल है, जूनियर के पाठ्यक्रम में हमें इंग्लिश में मिल जाती है। छोटा जादूगर, भाई छोटा जादूगर मुंशी प्रेमचंद की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जो कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित भी हुई है, दूरदर्शन पर उसका टेलीकास्ट भी हुआ है। ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, बूढ़ी काकी, ये तीनों कहानियां मुंशी प्रेमचंद की हैं। ईदगाह कहानी तो हम लोगों ने पढ़ी भी है, जिसमें हामिद है, उसकी दादी अमीना है। ईदगाह बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है मेले में जब जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जातन की झाई पर श्याम हरिद्रुत होए। पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो भाई पंक्ति के रचनाकार तो हमें सबसे पहले ऑप्शन में मिल गए बिहारी जी। बिहारी जी क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, इसीलिए उन्होंने कृष्ण के बजाय राधा जी को निम्बार्क संप्रदाय में बहुत महत्व दिया जाता है, इसीलिए बिहारी जी ने भी राधा जी से प्रार्थना करी है। और कौन सी राधा से, जिनकी झलक मात्र, इनकी एक परछाई मात्र पाने भर से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को नहीं भाई, जयशंकर प्रसाद को तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। हालांकि जयशंकर प्रसाद का हमें एक उपनाम मिलता है कलाधर, जिस उपनाम से उन्होंने उर्दू में रचनाएं रची। सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत ही हमारे आंसर्स है, हमारा आंसर है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत ने बहुतायत प्रकृति का वर्णन किया है। इनकी एक पंक्ति की बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, यानी वो अपनी नायिका से भी कह रहे हैं कि मैं कैसे तेरे बालों के खूबसूरत अपने नेत्रों को उलझा सकता हूँ, जबकि मेरे सामने प्रकृति के अनुपम और अविस्मरणीय दृश्य उपस्थित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी नहीं है, महादेवी वर्मा जी भी नहीं है। हमारा सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है, जबकि महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा कहा जाता है। और निराला जी ने इनको हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की माँ बीड़ा भी कहा है, यानी माँ सरस्वती भी कहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सराहत का विग्रह पद होगा। सरकोहत,
सर से आहत, सर के लिए आहत या सर पर आहत। तो बच्चे देखिए जो ये सर है ना जिसमें ये प्रयोग है, इस सर का अर्थ होता है तीर, बाण, और इस सर का अर्थ होता है सरोवर। तो बाण साधन के रूप में कार्य कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा सर से आहत, यानी जो बाण से आहत है वही क्या है, सराहत है। और इसमें अगर समास की बात करें तो तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष का कर्ण तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर तीर साधन के रूप में, कर्ण के रूप में है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्न में से द्विग समास का उदाहरण नहीं है। अच्छा, नहीं दो बार लिख गया है बाय मिस्टेक। चलिए, नवग्रह, नवरस, नवयुवक, नवरत्न। तो भाई नवग्रह, नौग्रह, नवरस यानी कि नौरस, और नवरत्न यानी कि नौरत्न। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा नवयुवक, क्योंकि नवयुवक का मतलब है नया है जो युवक। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि परीक्षा में उपसर्ग जुड़ा है पर, बिल्कुल नहीं। प ये भी नहीं होगा, परी भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा पर, क्योंकि पर धन इच्छा क्या हो जाएगा, परिधन इच्छा ही हो जाएगा, परीक्षा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के मध्य में, बिल्कुल नहीं। शब्द के अंत में, बिल्कुल। हिंदी भाषा में शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने का प्रावधान है। हालांकि अगर विश्व की भाषाओं की बात करें तो विश्व में बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनमें प्रत्यय को पीछे या मध्य में भी लगाया जाता है, लेकिन हिंदी में हमेशा शब्द के अंत में प्रत्यय आते हैं। शब्द के पूर्व में या आदि में जो प्रत्यय आते हैं वे प्रत्यय नहीं बल्कि क्या होते हैं, वे कहलाते हैं उपसर्ग। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, 21, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्न में से रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है। धीरे धीरे। तो भाई देखो, रीतिवाचक होता है किसी भी कार्य को करने की रीति, क्रिया, ढंग, शैली, और क्रिया की करने की शैली क्या होगी, रीतिवाचक होगी। तो धीरे धीरे भाई काम करने का तरीका तो धीरे धीरे भी होता है, सुंदर भी होता है, और जल्दी भी होता है, तो फिर क्या नहीं होता, सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब है सब जगह, यानी ये स्थान का बोध करा रहा है, ना कि किसी भी कार्य को करने के तरीके या शैली का बोध करा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, 22, और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्या कहता है कि किसी बड़े शब्द को छोटा लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर उसके आगे शून्य यानी छोटा सा बिंदु लगा देना चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह, बिल्कुल नहीं। निर्देशक चिन्ह, ये भी नहीं है। लाघव चिन्ह, बिल्कुल। लाघव चिन्ह जैसे हम लिख रहे होते हैं ना डॉक्टर, हम लिख रहे होते हैं ना मिस्टर, मिसेस, बीए, एमए, या जैसे आप लिख रहे होते हैं ना BDO, जिसकी हम सीरीज लगा रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी। और हंस पद भी नहीं होता है। लाघव चिन्ह को ही कहते हैं संक्षेपक चिन्ह या संक्षिप्त चिन्ह। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 क्या कहता है, 23 कहता है कि निम्न में से पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। कूपन, तो भाई आंसर तो हमें पहले ही मिल गया, क्योंकि कूपन अंग्रेजी शब्द है, जबकि अनन्नास, अलमारी और आलपिन ये हमने कहाँ से लिए, हमने पुर्तगाली लैंग्वेज से, पुर्तगाली भाषा से ग्रहण किए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 क्या है, 24 क्वेश्चन है कि रीवाई किस बोली का अन्य नाम है। अवधि, भाई बिल्कुल नहीं। बघेली, बिल्कुल। बघेली रीवा क्षेत्र में बोली जाती है अधिकांश, इसीलिए उसे रीवाई कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी भी नहीं है और भोजपुरी भी नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि रीतवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। निश्चयार्थ, कारलार्थ, आवृत्ति परक या स्थिति सूचक। तो भाई रीतिवाचक, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी कार्य को करने का तरीका, तो करने का तरीका निश्चित भी हो सकता है, कारण भी हो सकता है किसी भी कार्य को करने का, और किसी भी कार्य को करने में आवृत्ति भी हो सकती है।
लेकिन स्थिति तो नहीं हो सकती, तो स्थिति सूचक ही हमारा क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का भेद नहीं होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं तो उसका नाम भर ही जानती हूँ, रेखांकित शब्द में है अव्यय, बिल्कुल नहीं। निपात, बिल्कुल। वे शब्द या शब्द समूह जो वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि अव्यय तो भाई वे शब्द होते हैं जो परिवर्तित ही नहीं होते, और वाच्य जिसे हम अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, हिंदी में वाच्य कहते हैं, और काल होता है हमारा समय, यानी कि जिसे हम टेंस कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पुस्तक, बिल्कुल है, क्योंकि पुस्तक तो पता नहीं किसकी पुस्तक, सारी पुस्तकों का बोध हो रहा है। फल से भी हर प्रकार के फल का बोध हो रहा है। नदी भी सभी नदियों की बात कही जा रही है। लेकिन हिंद महासागर, भाई ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि अगर सिर्फ महासागर होता तो होता हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 28 और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भाई कहता है कि व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, देखो भाई ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है, शब्द भाषा की सार्थक सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है व्याकरणिक दृष्टि से। तो व्याकरणिक दृष्टि का मतलब है वो एक सबसे छोटी इकाई जो व्याकरण के नियमों को पूरा करते हुए प्रयुक्त होती है, तो वो कहलाती है पद। वाक्य तो भाषा की पूर्ण इकाई यानी पूरी इकाई मानी जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 और 29 प्रश्न क्या कहता है, तद्भव और तत्सम की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। पीत, श्वेत, भाई ये तो दोनों ही तत्सम हो गए, क्योंकि पीत होता है पीला और श्वेत होता है सफेद, तो शुद्ध तो यही नहीं है। लेकिन अगला देख लेते हैं। अगला है बत्ती और वर्तिका, बिल्कुल सही है। बिच्छू और वृश्चिक भी सही है, और भौं और भ्रू भी हमारा सही आंसर है, यानी हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से अशुद्ध तद्भव तत्सम युग्म है, यानी शुद्ध इसमें सभी है, एक अशुद्ध है, बिथा और व्यथा, ये तो सही है। मार्ग और मार्ग भी सही है। 16 और सट, भाई सट तो 6 होता है, तो 16 का तत्सम क्या होगा, 16 का तत्सम होगा सोडस। क्या हो जाएगा, 16 का तत्सम हो जाएगा सोडस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि सडासी और संदर्शिका, संदर्शिका नहीं संदर्शिका होगा, यहाँ पर रा और आएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असुर का पर्यायवाची नहीं है। धनुज, भाई बिल्कुल होगा। रजनीचर, ये भी होगा। यातुधानी, ये भी है। हरफ, हरफ तो भाई अरबी में या हम कह सकते हैं उर्दू परंपरा में वर्ण को कहा जाता है, अक्षर को कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोहरा का अशुद्ध पर्यायवाची है। कुहासा, भाई कोहरा का पर्यायवाची होता है। सुनक, सुनक तो नहीं होता, क्योंकि सुनक जो पर्यायवाची है वो है कुत्ता। स्वान, कुक्कुर। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोहेलिका भी हमारे कोहरे का ही पर्यायवाची है। कुहासा, कोहेलिका, कोहरा, कोहरा, ये सब कोहरे के पर्यायवाची है। धुंध जिसे कहा जाता है, लेकिन सुनक जो है वो कुत्ते का पर्यायवाची होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि सन्यासी का विलोम शब्द है महात्मा। नहीं भाई, सन्यासी
अलग है और महात्मा अलग है, भले ही हम एक दूसरे का पर्याय कह सकते हैं, पर विलोम तो बिल्कुल नहीं होगा। वैरागी भी नहीं होगा। गृहस्थ, बिल्कुल, जो गृहस्थ है वो सन्यास नहीं हो सकता, और जो सन्यास है वो गृहस्थ नहीं हो सकता। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा 34, और 34 कहता है विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है गुप्त, छिपा हुआ। तो भाई ये तो एक ही बात हो गई, गुप्त और छिपा हुआ, तो ये तो पर्यायवाची हो गए। अगले देख लेते हैं। गणतंत्र और राजतंत्र, बिल्कुल आपके सही विलोम शब्द हैं। उत्थान पतन भी है, और क्रस और स्थूल भी एकदम शुद्ध विलोम है। तो फिर हमारा आंसर क्या है भाई? फिर हमारा आंसर हो गया क्या? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अंगना और अंगना का शुद्ध अर्थ है। तो अंगना होती है, ऑप्शन देख लेते हैं, स्त्री, आंगन, आंगन स्त्री, दोनों, कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा अंगना होती है स्त्री, जैसे कि हमने देखा होगा वीरांगना। तो वो क्या है? जो वीर अंगना है, वीर स्त्री, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वीरांगना। और अंगना होता है हमारा आंगन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, क्योंकि अंगना क्या है? अंगना है स्त्री, और अंगना है हमारा आंगन। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 36, और क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि अवन और अवनी शब्द युग्म का अर्थ होगा आकाश धरती। भाई अवनी धरती तो है, पर अवन आकाश नहीं है, धरती और गगन भी नहीं होगा। अवन होता है रक्षण। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अवन होता है रक्षण, और अवनी होता है धरती। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा 37, 37, और 37 प्रश्न क्या कहता है कि अदिति का अर्थ नहीं है देवताओं की माता। तो भाई देवताओं की माता तो अदिति थी, वाणी भी अदिति है, प्रकृति भी अदिति है, लेकिन फिर क्या नहीं है? रूप, रूप अदिति नहीं होता। तो चलिए बेटू अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा 38, 38, और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि अरुण का अर्थ नहीं होगा सूर्य। बिल्कुल होगा, हम कहते हैं अरुणोदय, यानी कि सूर्य का उदय। प्रयास, भाई प्रयास तो बिल्कुल नहीं है, लाल रंग भी है, और अफीम भी अरुण है। फिर क्या नहीं है? फिर हमारा प्रयास नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे वाक्यांश, या जिसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? जिसका त्याग ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपरिहार्य, बिल्कुल भाई, जिसको त्यागा ना जा सके वही क्या होता है? वही होता है अपरिहार्य। फिर अगणित क्या है? अगणित होता है जिसकी गणना न की जा सके। अनिरुद्ध होता है जिसको रोका ना जा सके। आई होप आपको तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिसका जन्म नीची जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अनुज। तो भाई अनुज तो होता है जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अंत्यज, बिल्कुल, अंत्यज ही होता है वो व्यक्ति विशेष जिसका जन्म नीची जाति में होता है। और पंकज होता है जिसका जन्म कीचड़ में होता है। अग्रज होता है जिसका जन्म आगे या पहले हो चुका होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा 41, 41, और 41 प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सिंहासन, भाई सिंहासन होता है शुद्ध, शांतमय नहीं होता बल्कि शांतिमय होता है। और गायिका होता है, यानी या पर लगती है छोटी ए की मात्रा, यानी ये तीनों ही अशुद्ध हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? धैर्य। धैर्य हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, 42, और क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है औदार्यता। भाई देखो, या तो उदारता होता है या औदार्य होता है। औदार्यता कोई शब्द नहीं है, यानी शब्द क्या होगा? या तो शब्द होगा उदारता या शब्द होगा औदार्य। लेकिन औदार्यता
ता नहीं होगा। भाग्यवान, दरिद्र या कोई नहीं। तो जो हमारा अशुद्ध शब्द है ना, वो हमारा ऑप्शन ए है। कौन सा है हमारा आंसर? ऑप्शन ए। क्योंकि मैंने आपको बताया तो उदार होता है, औदार्य होता है या उदारता होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43 और क्वेश्चन नंबर 43 43 और क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि चोली दामन का साथ होना मुहावरे का अर्थ है बैर होना। भाई बैर होना तो 36 का आंकड़ा होता है। बहुत मेल होना, बिल्कुल भाई। चोली दामन का मतलब ये एकदम घुल मिल करके रहना। अपमान सह जाना तो होता है जहर का घूंट पी लेना, और उलझ जाना तो होता है खटाई में पड़ जाना। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विनाश का समय निकट आ जाना क्या कहलाता है? चींटी के पर निकल आना। बिल्कुल, जब चींटी के विनाश का समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तो उसके पर निकल आते हैं। ये उसका प्रमाण है कि अब वो मरने वाली है। गागर में सागर भरना तो होता है बहुत गहरी बात को कम शब्दों में कह देना, जो कि बिहारी जी के लिए कहा जाता है कि सत सही के दोहरे ज्यो नाविक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करें गंभीर। गुड़ गोबर करना तो होता है भी बना बनाया काम बिगाड़ देना, और घड़ा पानी पड़ना होता है शर्म से मर जाना, लज्जित होना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि संक्षेप करना, इन शॉर्ट, यानी संक्षेप करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन शॉर्ट। भाई इन शॉर्ट तो हम नॉर्मली कह देते हैं, लेकिन एग्जामिनर तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? एग्जामिनर पूछना चाह रहा है प्रशासनिक शब्दावली, इसको गवर्नमेंट प्रशासन कहती है। एब्रिज्ड, बिल्कुल संक्षेप करना होता है हमारा एब्रिज्ड करना, जबकि एब्स्ट्रैक्ट तो होता है हमारा सार, और नन ऑफ दिस का तो कोई बात ही नहीं है जब हमारा आंसर मिल ही गया तो। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि अभियोग लगाना का अंग्रेजी रूपांतरण होगा अकेडमी। तो भाई अकेडमी कैसे हो जाएगा? अकेडमी तो हो ही नहीं सकता अभियोग लगाना, क्योंकि अकेडमी क्या होती है? अकेडमी होती है हमारी, जैसे हम कहते हैं ना संस्था, अकादमी से हिंदी में कहते हैं। और अगला है एकॉर्ड। तो एकॉर्ड होता है अनुकूल, जिसे हम अकॉर्डिंगली बोल देते हैं, एकॉर्ड या देना। और अगला ऑप्शन है हमारा, अगला ऑप्शन क्या है? एक्सक्यूजेशन होता है अभियोग, लेकिन एक्सक्यूज होता है अभियोग लगाना। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 4। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी प्रियजन की मृत्यु पर लिखा जाने वाला पत्र संदेश पत्र। भाई संदेश तो हम भेजते हैं, लेकिन शोक पत्र कहलाता है जब हम किसी प्रियजन की मृत्यु का संदेश भेज रहे होते हैं। और व्यवसाय के लिए लिखा गया होता है व्यवसायिक पत्र, और कोई नहीं की तो बात ही नहीं है भाई। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि निम्न में से कार्यालय पत्र है एजेंसी पत्र? नहीं भाई, एजेंसी पत्र तो व्यवसायिक उद्देश्य से लिखे जाते हैं, इन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। और अगला ऑप्शन तो व्यवसायिक ही दे रहा है, तो ये तो कार्यालय पत्र होते ही नहीं है। शासनादेश, बिल्कुल शासनादेश हमारा कार्यालय पत्रों के अंतर्गत आता है, जबकि व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत एजेंसी पत्र आता है। पत्र हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मैं एक पत्र लेखन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, और मेरा प्रयास होगा कि बहुत जल्दी मैं पत्रों के विषय में भी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कार्यालय पत्र नहीं है ज्ञापन। ज्ञापन तो होता ही है कार्यालय पत्र। बिल पत्र, बिल पत्र कार्यालय पत्रों के अंतर्गत आते हैं, जबकि तार, पावती और ज्ञापन ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं हमारे कार्यालय पत्र। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न और बहुत सरल प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 48, बिल्कुल नहीं, 50 नहीं, ना 48 ना 50, 52 बिल्कुल, 52, 33 तो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं, यानी 11 होते हैं स्वर, 33 होते हैं व्यंजन, 2 होते हैं अयोगवाह वर्ण, 2 होते हैं द्विगुण वर्ण, और 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। यानी कि इन टोटल कितने हमें कुल वर्णों की संख्या जो होती है, तो कुल वर्णों की संख्या हमारी 52
टू। तो चलिए आज की सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।